नमस्कार, सुप्रभात। नया सवेरा के आज के इस अंक का आरंभ करते हैं हितोपदेश के सुभाषितम के साथ। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। संपत्तौ च विपत्तौ च महता मे करूपता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात व्यूअर्स। अभी आपने देखा शुभ विचार और इस शुभ विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। साथ ही बातचीत होगी। आज प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। आज वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने वाले हैं। साथ ही गुजरात के नाम करने वाले हैं कई विकास परियोजनाएं। साथ ही राष्ट्रपति आज इंदौर दौरे पर हैं, मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। यहाँ वो स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में भाग लेंगी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात की जाए शैला, तो डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री ने कनाडा को करारा जवाब दिया है। और खेल के जगत में 19वें एशियाई खेलों में हमारा बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। गुजरात यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में होंगे शामिल। छोटा उदयपुर के बोडेली में 5000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता आईसैक 2022 के विजेताओं को करेंगी सम्मानित। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की भी रखेंगी आधारशिला। कावेरी जल मुद्दे पर बीजेपी आज बेंगलुरु में विधानसभा के सामने करेगी धरना सत्याग्रह। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और सदानंद गौड़ा समेत तमाम पार्टी सांसद और विधायक होंगे शामिल। कनाडा ने अभी तक अपने आरोपों को साबित करने के लिए नहीं दिए कोई सार्वजनिक सबूत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। भारत चीन संबंधों पर कहा, कभी नहीं रहे आसान रिश्ते, हमेशा समस्याएं रहीं। इराक के हमदानिया जिले में एक शादी समारोह में लगी भीषण आग। 100 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 150 लोग घायल। और खेल जगत में 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 3 स्वर्ण जीतकर पदक तालिका में 6ठे स्थान पर बरकरार। आज निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए करेंगे जोर आजमाइश। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला आज राजकोट में। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना चुकी टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। वहीं ऑस्ट्रेलिया को पहली जीत की तलाश। तो नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है भावना। इस वक्त गैंगस्टर गठजोड़ मामले में छापा पड़ा है एनआईए का। देश भर में ये छापेमारी कार्यक्रम है। पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड में ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। एनआईए की देश भर में छापामारी कार्रवाई जारी है। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ मामले में एनआईए की ये छापेमारी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनआईए के कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, जिसमें गैंगस्टर गठजोड़ मामले में छापे लगे हैं। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश भर में
जो है गैंगस्टर मामले में और जिस तरह से तमाम अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है और गैंगस्टर्स की जो कमर एक तरह से तोड़ने की बात होती है उसको तोड़ने का काम किया है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ है ताजा अपडेट? ये जो एनआईए की छापेमारी कार्रवाई देश भर में जारी है। देखिए, बिल्कुल 5 राज्य हैं और 50 जगह छापेमारी की कार्रवाई एनआईए कर रही है और एनआईए की ये कार्रवाई इससे पहले भी शैला हुई थी और उस समय एनआईए को काफी मात्रा में कई ऐसी चीजें बरामद हुई थी जो ये बताता था कि ये गैंगस्टर और जो आतंकवादी हैं उनमें एक गठजोड़ है और ये बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी में शामिल है, हथियारों की तस्करी में शामिल है, लोगों से जबरन उगाही कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। और इस गठजोड़ के 3 हिस्से हैं। एक तो खालिस्तानी आतंकवादी है, दूसरा हिस्सा है पाकिस्तानी आतंकवादियों का और तीसरा है जो गैंगस्टर है जो भारत के अंदर सक्रिय है। होता क्या है कि खालिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, उनको ड्रग्स दे रहे हैं, उन तक हथियार पहुंचा रहे हैं और उन ड्रग्स और हथियारों का जो प्रयोग है जो खालिस्तानी आतंकवादी गैंगस्टरों के साथ गठजोड़ करके उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा रहे हैं, उस ड्रग्स को अलग अलग हिस्सों में पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है। 50 से ज्यादा लोकेशन पर जो एनआईए है वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और एक तरह से कह सकते हैं कि इस गठजोड़ की कमर तोड़ने का प्रयास एनआईए बिल्कुल चला है। जी नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं हम खबरों की ओर और सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात में हैं, जहां आज वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद छोटा उदेपुर के बडोली में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने के लिए पूरे गुजरात के स्कूल बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री गुजरात के स्कूलों में निर्मित हजारों नई कक्षाएं, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, STEM प्रयोगशालाएं और अन्य बुनियादी अवसंरचनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस मिशन के तहत गुजरात के स्कूलों में हजारों कक्षाओं में सुधार और उन्नयन के लिए आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना विद्या समीक्षा केंद्र की सफलता को देखकर तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री वडोदरा जिले के तालुका सिनोर में ओद्रा, दाभोई, सिनोर, मालसर, आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने हुए नए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चाप तालाब पुनर्विकास परियोजना, दाहोद में जल आपूर्ति परियोजना, वडोदरा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लगभग 400 नवनिर्मित आवास, पूरे गुजरात के 7500 गांवों में ग्राम वाईफाई परियोजना और दाहोद में नवनिर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री छोटा उदेपुर में जलापूर्ति परियोजना, गोधरा पंचमहल में एक फ्लाईओवर ब्रिज और दाहोद में केंद्र सरकार की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत बनाए जाने वाले FM रेडियो स्टूडियो का भी शिलान्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब अहमदाबाद पहुंचे तो नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विकसित भारत की गारंटी बताया। पीएम ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि उन्होंने बिल को दशकों तक लटकाए रखा, लेकिन जब सरकार पीछे नहीं हटी तो किंतु परंतु के साथ बिल का समर्थन किया। महिला अधिकार की बात पर या तो पहले सियासी बहाने बनाए जाते थे या ये कहा जाता था कि महिलाएं सारे काम नहीं कर सकती। हमने गुजरात से इसी सोच के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। गुजरात में हमने परिवार, समाज और स्टेट तीनों स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई सफल अभियान चलाए। परिवार में पीने के पानी जैसी बेसिक जरूरत हो, आर्थिक भागीदारी की बात हो या इलाज की चिंता हो, इनसे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं।
हमने एक एक करके ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई जिससे परिवार में रहने वाली हर महिला का जीवन आसान हो। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इसी खबर पर हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम ज्यादा बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका स्वागत। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेंगे। साथ ही गुजरात को कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। और इसी के साथ हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश, सुप्रभात आपको। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। जब प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत की थी 2003 में। आज इसको 20 साल पूरे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी आज इसमें शिरकत कर रहे हैं। किस तरीके से 20 साल गुजरे हैं? और जब शुरुआत देखी थी तो बहुत छोटे उद्योग थे जब इसमें शामिल हुए थे, लेकिन आज देश विदेश के कई उद्योग इसमें शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से आप जिस तरीके से कि आपने भी बताया कि ये 2003 में जब खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया था। गुजरात समिट जो था, वाइब्रेंट गुजरात समिट, ये शुरू किया गया था। और इसके पीछे ये मकसद था, जब हमने कल बात की है यहाँ के जो उद्योग मंत्री है उनसे और यहाँ पर जो नोडल अधिकारी हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल, उनसे जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि इसके पीछे मकसद था कि गुजरात को एक ग्रोथ इंजन बनाना
है और विकास का मॉडल देना है पूरे देश भर में। तो निश्चित तौर से इस उद्देश्य के साथ, इस मकसद के साथ जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इसकी जो जर्नी रही है 20 साल की, तो इसमें कई सारे जो है निवेश यहाँ पर किए गए हैं। और इस वाइब्रेंट गुजरात ने न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक पटल पे अपनी एक पहचान बनाई है। और इस पहचान के कारण ही आज यहाँ पर देश और विदेश के तमाम निवेशक यहाँ पे आते हैं। और जब हमने कल यहाँ पर बात की थी यहाँ के उद्योग मंत्री से, तो उन्होंने कहा था कि इन 20 सालों में गुजरात में इजी डूइंग जो बिजनेस होता है उसके लिए जो है यहाँ की सरकार ने कोशिश की है। इसकी पहल जब प्रधानमंत्री ने की थी तो उस पहल के अंतर्गत ये मकसद था कि गुजरात को जो है विकास की राह पर कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर से वाइब्रेंट गुजरात जो थीम दी गई थी, इसका मकसद ये था कि गुजरात को विकास की राह पर आगे ले जाना। और ये आज न सिर्फ देश बल्कि वैश्विक पटल में है और अन्य राज्यों के लिए जो है कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल का काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आज साइंस सिटी की, तो साइंस सिटी में प्रधानमंत्री आज आएंगे। यहाँ पर तमाम जो उद्यमी हैं, युवा उद्यमी हैं, यहाँ पर कई छात्र और यहाँ पर छात्राएं उपस्थित रहेंगी। इसके अलावा कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है कि किस तरीके से 20 साल का जो सफर रहा है वाइब्रेंट गुजरात समिट का, उसका भी एक एग्जीबिशन यहाँ पर है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सफर वाइब्रेंट गुजरात का जो सफर 2003 में शुरू किया था, उसके 20 साल हो रहे हैं। और उन 20 सालों में अगर बात की जाए तो गुजरात में निवेश का जो मॉडल जो है पूरे देश को दिया है, ये कह सकते हैं बल्कि दुनिया भर को दिया है। तो कहीं ना कहीं आज गुजरात जो है तमाम उद्यमी यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ निवेश करना चाहते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए हर तरीके से जो है यहाँ पर उनको कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है। और तमाम जो उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, ये वो जो है यहाँ पर स्थापित हुए। एक तरफ तो ये था, लेकिन दूसरी तरफ ये कह सकते हैं गुजरात में जो है कहीं ना कहीं रोजगार के साधन बढ़े हैं और टूरिज्म में भी जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। सैला, बिल्कुल, गुजरात ने निवेश का एक जो मॉडल सेट किया है उसे पूरी दुनिया देख रही है और इसीलिए निवेशक इधर आकर्षित हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं और आज भी वो कई हजार करोड़ रुपए की शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने की परियोजना को जो है उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जिस तरीके से कि प्रधानमंत्री की आज गुजरात में 2 कार्यक्रम है, ये आपने भी दर्शकों को बताया है हमारा। तो आज कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जहां एक तरफ वाइब्रेंट गुजरात समिट में जो है शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे कार्यक्रम है उसमें कई जो है आधारशिलाएं रखेंगे, कई का उद्घाटन करेंगे। और ये कह सकते हैं कि गुजरात में तमाम जो विकास की जो कह सकते हैं कि एक धारा बह रही है, उस धारा में एक पायदान और भी जो है गुजरात की जो है आगे बढ़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में जो है देश भर में ये चाहते हैं कि यहाँ पर हर आदमी को जो है रोजगार मिले, हर आदमी को कहीं ना कहीं शिक्षा मिले, उसी क्षेत्र में जो है तमाम यहाँ पर जो कार्यक्रम है, आज के दूसरा कार्यक्रम है उसको रखा गया है। और जो आधारशिला रखी जाएगी, उद्घाटन किया जाएगा, उसमें भी जो है हजारों करोड़ रुपए का जो है उद्घाटन और आधारशिला यहाँ पर रखी जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि आज के दिन एक तरफ जहाँ वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात को कई बड़ी सौगातें भी मिलने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश। तो जिस तरीके से आज गुजरात को बड़ी सौगात तो मिलेगी, जैसा कि शहला ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्या समीक्षा 2.0 की आधारशिला भी रखी जाएगी और साथ ही जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है उसमें प्रधानमंत्री तो भाग लेने वाले ही हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जी हाँ, बिल्कुल बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगी, लेकिन उससे पहले इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 के चौथे संस्करण के विजेता को सम्मानित करेंगी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से इंदौर में आज इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। पुरस्कार विजेताओं में 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 31 विशिष्ट शहरों और 7 भागीदार संगठनों समेत कुल 66 पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। कॉन्क्लेव का उद्घाटन आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किया। इंडिया स्मार्ट सिटीज 2023 कॉन्क्लेव इंदौर में मां अहिल्याबाई होलकर की नगरी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शामिल हो रही हैं। कई स्मार्ट शहरों के लोग भी यहाँ पर आए हैं और स्मार्ट शहर से जो लोग इसमें कंपटीशन में स्वच्छ शहर बनाने में, स्मार्ट शहर बनाने में, कचरा मुक्त शहर बनाने में जो उसमें पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उनको यहाँ पर प्राइज दिया जाएगा। उनका चयन हुआ है, उनको प्राइज देने का काम किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। आयोजन में स्मार्ट सिटी मिशन के शहरों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में राज्यों और शहरों ने अपने अपने प्रदर्शन को दिखाया है। साल 2015 में लॉन्च हुए स्मार्ट सिटी मिशन में अब तक 1.1 लाख करोड़ रुपए की लागत से करीब 6000 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं 30 जून 2024 तक पूरी करने का दावा किया गया है। कॉन्क्लेव में शहरों में होने वाले बदलाव और शहरों में बढ़ती आबादी पर भी चर्चा होगी। स्मार्ट सिटीज मिशन में 1,70,000 करोड़ के लागत से करीबन 8,000 प्रोजेक्ट पूरे होने हैं, जिसमें से 6,000 के लगभग प्रोजेक्ट जो हैं 1,10,000 करोड़ के ख़त्म हो चुके हैं और बचे हुए जो 2,000 प्रोजेक्ट हैं करीबन 60,000 करोड़ के, ये जून 2024 तक ख़त्म हो जाएंगे। में सबसे बढ़िया बात यह है कि भारत सरकार की जो ग्रांट्स हैं इसमें वो 48,000 करोड़ की हैं। राज्य सरकारों ने मिलकर करीबन 40,000 करोड़ इसमें और लगाया है। तो सरकारी पैसा जो 88,000 करोड़ इसमें लग रहा है, उस हर रुपए में 2 रुपए का काम मिल रहा है, क्योंकि 1,70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है पूरे किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी से जुड़े जानकारों की माने तो 100 स्मार्ट शहरों ने गतिशीलता, ऊर्जा, जल स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट प्रशासन पर शानदार काम किया है। खासकर स्वच्छता के पैमाने पर इंदौर ने लगातार 6ठी बार पहले नंबर के पायदान पर अपना कब्जा जमाया है। यही कारण है कि स्मार्ट सिटीज अवार्ड के विजेताओं में पहला स्थान इंदौर शहर को मिला है। इंदौर ने टोटल 7 कैटेगरीज में अवार्ड जीता है, जिसमें 6 कैटेगरीज में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स अवार्ड हैं और एक ऑल ओवर बेस्ट सिटी का अवार्ड भी है। ऑल ओवर बेस्ट स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड भी इंदौर को मिला है। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स की मेजबानी के लिए इंदौर शहर पूरी तरह तैयार है। 100 स्मार्ट शहरों के महापौर, आयुक्त, स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े उद्योग भागीदार, शिक्षाविद और नागरिक समाज संगठन इंदौर पहुंच चुके हैं। आयोजन में पुरस्कार विजेता शहर को सम्मानित करने के अलावा भविष्य में आने वाली शहरी चुनौतियों की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। इंदौर से धीरज शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कर्नाटक की सरकार इन दिनों कावेरी जल विवाद पर घिरी हुई है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 3000 क्यूसेक पानी दे, जिसका कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और बीजेपी, जेडीएस समेत तमाम विपक्षी दल विरोध कर रही हैं। विवाद इतना गहरा गया है कि कल बेंगलुरु शहर में बंद बुलाया गया। शहर में धारा 144 लगा दी गई है और स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अब आज बीजेपी विधानसभा के सामने धरना सत्याग्रह करने जा रही है। यह आंदोलन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और सदानंद गौड़ा समेत तमाम पार्टी सांसद और विधायक शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि विपक्षी दल कावेरी मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। और कावेरी नदी जल परिषद ने कर्नाटक से 28 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से प्रतिदिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। परिषद की वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक में कर्नाटक के अधिकारियों ने राज्य के जलाशयों से पानी छोड़े जाने में असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि राज्य के 161 तालुका भीषण सूखे की चपेट में हैं। इनमें से 32 कावेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हालांकि तमिलनाडु ने इस बात पर जोर दिया है कि कर्नाटक को भी सिंचाई आपूर्ति में कमी करनी चाहिए और उस पानी को तुरंत छोड़ना चाहिए। और अब खबर मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई। मणिपुर में हो रही हिंसा के मसले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार हालात सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा वहां आए प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। इसके अलावा ऐसे तनाव भी हैं जिनका एक लंबा इतिहास है। One part of the problem in Manipur has been the destabilizing impact of migrants who have come. That's one aspect of it.
But there are also tensions which obviously have a long history which precede that. And today I think the effort is on the part of the state government and the union government to find a way by which a sense of normalcy returns, that arms which were seized during that period are recovered, that there is an adequate law and order enforcement out there so that incidents of violence don't happen. और राजधानी दिल्ली में 2 दिन तक चले आरोग्य मंथन के समापन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आरोग्य मंथन विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत की पहली लाभार्थी करिश्मा को सम्मानित भी किया। आयुष्मान भारत में अच्छा काम करने वाले राज्यों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। डेवलप्ड कंट्री में के लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेस्ट गवर्नेंस चाहिए, देश के नागरिकों का बेस्ट हेल्थ भी चाहिए। जिस देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होते, ये देश के सोसाइटी स्वस्थ नहीं होती, और जिस देश की सोसाइटी स्वस्थ नहीं होती तो राष्ट्र कैसे समृद्ध बन सकता है। कोई भी राज्य को, कोई भी राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए प्राथमिकता होती है कि देश के नागरिक स्वस्थ हो। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के दिल्ली स्थिति कार्यालय पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीआरओ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान बीआरओ में जो अधिकारी अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित भी किया गया है। बीआरओ द्वारा बनाया गया एम्बुलेंस को रक्षा राज्य मंत्री ने निरीक्षण किया। कई हजार किलोमीटर हमने सड़कें बना दी हैं, जो पिछली सरकारों में काम बिल्कुल सुस्त पड़ा रहता था, कोई देखता नहीं था। तो हर तरह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी सीमाएं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल सशक्त हैं। जल में, थल में, नभ में हम जो बार बार कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, आज मजबूती से उभरे हैं। उसमें हमारी पहुंच, हमारी कनेक्टिविटी के लिए बीआरओ को भी श्रेय देना होगा कि लगातार और लगातार जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने 100% बजट बीआरओ को दिया है। काफ़ी संख्या में हम लोगों ने एम्बुलेंसेस ली है। ये चलता फिरता हॉस्पिटल है। इससे सीमाओं पर काम करने वालों को मेडिकल फैसिलिटी तो मिलेगी ही, लेकिन जो वहाँ जनता है जो अभावग्रस्त थी, जहाँ पर धीरे धीरे हम मेडिकल फैसिलिटीज़ भेज रहे हैं, वहाँ इमीडिएट अगर कोई ऐसी दुर्घटना या घटना होती है तो हमारी ये एम्बुलेंसेज पूरी तरह से चलता फिरता हॉस्पिटल है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। गुजरात यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में होंगे शामिल। छोटा उदयपुर के बोडेली में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता
आईसेक 2022 के विजेताओं को करेंगी सम्मानित। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग की भी रखेंगी आधारशिला। कावेरी जल मुद्दे पर बीजेपी आज बेंगलुरु में विधानसभा के सामने करेगी धरना सत्याग्रह। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और सदानंद गौड़ा समेत तमाम पार्टी सांसद और विधायक होंगे शामिल। कनाडा ने अभी तक अपने आरोपों को साबित करने के लिए नहीं दिए कोई सार्वजनिक सबूत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। भारत चीन संबंधों पर कहा, कभी नहीं रहे आसान रिश्ते, हमेशा समस्याएं रहीं। इराक के हमदानिया जिले में एक शादी समारोह में लगी भीषण आग, 100 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 150 लोग घायल। खेल जगत में 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 3 स्वर्ण जीतकर पदक तालिका में 6ठे स्थान पर बरकरार। आज निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए करेंगे जोर आजमाइश। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला आज राजकोट में। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना चुकी टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर, वहीं ऑस्ट्रेलिया को पहली जीत की तलाश। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास। संध्या, बताइए आज के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को सुर्खियों के साथ छापा है? जी शहला और भावना, आप दोनों को गुड मॉर्निंग और हमारे सभी दर्शकों को सुप्रभात। हमारे इस खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं। कल भारत मंडपम में संपन्न हुए G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम की बड़ी खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने ये बात कही कि भारत के विकास यात्रा के लिए स्पष्ट, स्वच्छ और स्थिर शासन जरूरी है। इसी बात को कोट करते हुए आज हिंदुस्तान अखबार ने ये बात कही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भी कही कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया है। साथ ही साथ हमारी सरकार के शासन के दौरान ईमानदारों को पुरस्कृत भी किया गया है। उन्होंने अपनी बात में पारदर्शिता पर मजबूती से जोर दिया और इस बात को आज हिंदुस्तान अखबार ने लिया है। अगली खबर की बात करें तो ये है कल संपन्न हुए 46 जगहों पर रोजगार मेले से जुड़ी हुई खबर, जिसे आज जनसत्ता अखबार ने प्रमुखता के साथ लिया है। इस दौरान 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए गए और इस कार्यक्रम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने नारी शक्ति पर जोर दिया और इस बात को इसीलिए कोट करते हुए आज जनसत्ता ने लिखा है कि लड़कियों के लिए भविष्य के नए दरवाजे खुलना सरकार की नीति रही है, ये बात बताई गई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि बेटियां आसमान को अंतरिक्ष को, मतलब जमीन से लेकर के आसमान तक की उड़ान भर रही हैं। फिर वो खेल का क्षेत्र हो, वो व्यापार का क्षेत्र हो, वो बड़ी कंपनियों में काम करने का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्र में आज महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और परचम लहरा रही हैं। तो इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने कल जोर दिया और इसे अखबारों ने आज प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। ये है संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाषण दिया और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की भारत की ओर से नमस्कार करते हुए। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस भाषण में बहुत ही स्पष्ट रूप से ये भी कह दिया कि राजनीतिक सुविधा से तय ना हो आतंकवाद का रोक। आप सभी जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच अभी किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और उसे लेकर के कल विदेश मंत्री ने ये बात कही कि ट्रूडो सरकार को इशारों में आगाह करते हुए ये भी बताया कि आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप ना करें। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो मंच है वहाँ पर हमेशा भारत आतंकवाद को लेकर के आवाज़ उठाता रहा है, बुलंद करता रहा है। इस बार भी आतंकवाद को लेकर के भारत की ओर से बात रखी गई, लेकिन इस बार निशाने पर पाकिस्तान नहीं बल्कि कनाडा रहा।
अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि हरी भूमि ने आज ली है, और ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कल 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुख के सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत का समर्थक हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मित्र देशों के साथ भारत की मजबूत सैन्य साझेदारी होगी। आपको बता दें कि 35 देशों की सेनाओं के प्रमुख और प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे थे। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि फिल्म क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो वहीदा रहमान, जो कि जानी मानी अभिनेत्री है, उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और इस सम्मान की घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। तो ये भी एक अच्छी खबर है कह सकते हैं, और इसे आज प्रमुखता के साथ सभी अखबारों ने लिया है। अब बात कर लेते हैं एक और खबर की। जी हाँ, राजधानी में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है, और चोरों ने शोरूम में सेंधमारी करते हुए 20 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चुरा ली है, और ये एक बड़ी खबर है, इसलिए आज सभी अखबारों ने इसे पहले पेज पर लिया है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं भारत को मिले स्वर्ण की खबर के साथ। जी हाँ, एशियाई गेम्स में 41 सालों के बाद भारत को घुड़सवारी में स्वर्ण पदक मिला है, जो कि देश के गौरव, देश के सम्मान को बढ़ाने वाली खबर है, और गेम्स यानी कि खेल से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफ़ी आनंद देने वाली खबर है, उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। तो ये है आज के अखबारों की तमाम बड़ी और प्रमुख खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और किन अखबारों ने किन सुर्खियों को इतना प्रमुखता से दिया है, इसकी समीक्षा करने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के दौरे पर हैं और बिट्स पिलानी कैंपस में संबोधित कर रहे हैं। And then I got a massive support from Surajgarh, a constituency he represents. We have our Jila Pramukh. Special greetings to her. It is only by chance she happens to be daughter-in-law of the Honorable MP. But she is there in her own right. I am lucky to belong to a village to which she also belongs. She represents emergence of the girl power, the woman power. You are lucky to have a good collector. He looks very simple,
but is very effective. And so is the case with SP. My greetings to all the district officials. और ये यादगार पल मैं सदा याद रखूंगा. Boys and girls, I came here 33 years ago. I came in the August company, celebrated company of the then President of India, Venkat Ramanji. Venkat Ramanji, I remember him for two good reasons. One, a genius, but I was lucky to be administered oath of office of a union minister by Venkat Ramanji. K.K. Bidlaji was here then. That was a great occasion. और मेरा रिश्ता नाता आपसे उसी दिन बन गया था. मैं मानकर चलता हूं कि मोस्ट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर हियर तब वो धरती पर प्रकट भी नहीं हुए होंगे. मेरे सामने कौन है? I have before him not future of India. I have before me boys and girls who will shape the destiny of Bharat. You are the foot soldiers. In September 2022, that was a glorious month. When 10 years ago, in the global economy, we were at number 10 or 11. But in September 2022, we became the 5th largest global economy on the planet. और कहते हैं ना, अखाड़े में मजबूत पहलवान को धूल चटाते हो तो कुछ आनंद ही और है. अरे घोड़े पर से सवार गिरे तो ठीक है, पर घोड़ा भी साथ में गिरे तो यादगार पल बनता है ना. हमने किनको पछाड़ा? हम 5वीं महाशक्ति आर्थिक बने दुनिया में. किनको पछाड़कर? उन अंग्रेजों को जिन्होंने हम पर सदियों तक राज किया. और आप देख रहे थे राजस्थान से सीधा प्रसारण, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिट्स पिलानी संस्थान में अपना संबोधन दे रहे थे. यहां वे विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद कर रहे थे. उन्होंने बताया कि वो 33 साल पहले यहां आए थे और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि आज जो जिनके सामने वो खड़े हैं वो युवा हैं जो कल का भविष्य तय करेंगे. इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी खास पेशकश की ओर, जो कि डीडी न्यूज़ पर हर रविवार आती है. शहला, बताएं. बिल्कुल, डीडी न्यूज़ पर हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले विशेष श्रृंखला हमारे पद्म की बात कर रहे हैं हम. आज हम आपको बता रहे हैं गुजरात की गमित रमीलाबेन रायसिंह भाई के बारे में, जिन्होंने अपने समर्पित प्रयासों से 9 गांवों को ODF यानी कि खुले में शौच से मुक्त कर दिया. के सार्वजनिक शौचालय बड़े शहरों में तो आम मिल जाते हैं, लेकिन जब बात शौचालय इज्जत घर की जाती है तो छोटे शहरों, गांवों, कस्बों में घर घर तक ये शौचालय पहुंचाना, बनवाना आसान काम नहीं था. लेकिन ये सफल हुआ स्वच्छ भारत अभियान के तहत. और इस मुहिम को सफल बनाने के पीछे जिन लोगों की मेहनत रंग लाई, उन्हीं में नाम आता है गुजरात के तापी जिले की गामित रमीलाबेन का, जो न केवल अपने गांव बल्कि कई गांवों में शौचालय बनाकर नाम कमा चुकी है. 700 शौचालय बनवाए उन्होंने, 9 गांवों को खुले में शौच से मुक्त करा दिया. लेकिन वो यही नहीं रुकी, आगे बढ़कर उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाए, सखी मंडल बनवाए, उन्हें बैंकों के साथ जोड़ा. यही नहीं, उन्होंने गांव वालों को कौशल विकास की राह भी दिखाई. और उन्हीं का मेहनत का नतीजा रहा कि जो गांव कभी बहुत पिछड़े माने जाते थे, आज वो आदर्श गांव कहलाते हैं. और इसीलिए इन्हें मिला पद्मश्री का सम्मान.
अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत है सच्ची लगन और कड़ी मेहनत की। इसी के बूते गुजरात के तापी जिले के तापरवाड़ा गांव की गामित रामिलाबेन राय सिंह भाई आज सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। समाज सेवा को अपने जीवन का ध्येय बना चुकी गामित रामिलाबेन के समर्पित प्रयासों के कारण 9 गांवों को ODF यानी खुले में शौच मुक्त गांवों में बदल दिया गया है। गामित रामिलाबेन को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होते हुए भी उन्होंने अपनी लगन से 10वीं तक की पढ़ाई की और ठान लिया कि वो ऐसा काम करेंगी जिससे आने वाली पीढ़ी को इस तरह की दुश्वारियों से जूझते हुए अपना जीवन ना बिताना पड़े। उन्होंने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीणों का कौशल विकास, आर्थिक उन्नति आदि में काम करना शुरू कर दिया। शौचालय बनाने के लिए ना पाड़ रहे थे तो भी मैंने लोगों के साथ बात करके लोगों ने एक स्वच्छता अभियान चलाई, ये सब लोग समझ सके और शौचालय बनाया। मेरे गांव में 8 साल पहला शौचालय गांव में थे नहीं, इसलिए सब लोग खुले में शौच क्रिया के लिए जाते थे। और जब मैंने शौचालय बनाना शुरू किया तब गांव के सब लोग, सब महिलाएं, सब बहनों, सबने मैंने सिखाया कि आप शौचालय में शौच क्रिया के लिए जाओ, का हमारा गांव में गंदगी दूर हो और आप बीमार रोगचाला में न पड़े। इसलिए सब लोगों ने मैंने समझाया, सब गांवों में मैंने शौचालय बनाया ने सब लोगों को शौच क्रिया करने के लिए शौचालय में जाना पड़ता है। ने सब लोग आज स्वच्छ है, स्वस्थ है ने सब लोगों के लिए मुझे सरकार में से जो पैसे आते हैं 12,000 रुपया, ये 12,000 रुपये के सब लोगों के घर में शौचालय के लिए उपयोग किया। और अभी भी मेरी ये इच्छा है कि लोग शौचालय नहीं बनाए, एक मेरा गांव, एक मेरा तालुका, जिला और गुजरात राज्य, भारत देश स्वच्छ रहे, इसलिए मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। दृढ़ निश्चयी गामित रामिलाबेन की अपने गांव को स्वच्छ और सुविधाओं से पूर्ण बनाने की सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से भी बल मिला। लोगों की सोच बदलना आसान नहीं था, लेकिन गांव-गांव घूमकर लोगों को समझाया, सरकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करवाया, लोगों को शौचालय बनाने के लिए राजी कर गांव में 700 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया। पहले मेरे गांव में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, अभी रामिला बहन से तरफ से हमको सब सुविधा मिली है। तो टॉयलेट बनाया है, इसमें जाते हैं आदिवासी समाज में सब गरीब लोग हैं, इसलिए हम लोग ऐसी सुविधा सरकार तरफ से हमको मिली है। गामित रामिलाबेन ने 162 स्वयं सहायता समूह सखी मंडल बनाए, उन्हें बैंकों से जोड़ा, ग्रामीणों को सरकार की पेंशन योजना का लाभ दिलवाया। उनकी कड़ी मेहनत और जुनून का ही परिणाम है कि जो गांव पहले पिछड़े हुए माने जाते थे, वे आज आदर्श गांव बन चुके हैं। लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और जागरूकता लाने वाली गामित रामिलाबेन को पद्मश्री पुरस्कार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस सकारात्मक खबर के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दुनिया, कारोबार, खेल और फिल्म से जुड़ी खबरें लेकर आएंगे नया सवेरा में। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण।
मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और चलिए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। कनाडा के साथ कूटनीतिक विवाद पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में खुलकर बात की और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में बहुत सारे संगठित अपराध हुए हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा ने अभी तक अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। We have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We've given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there, and our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. वहीं भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि ये कभी भी आसान रिश्ता नहीं रहा, इसमें हमेशा समस्याएं रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय महासागर में चीन की नौसेना अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है, लेकिन भारत की इस पर पूरी पैनी नजर है। It's never been an easy relationship. It's always had its share of problems. It's had a war in 1962. It's had military incidents after that. But after 1975, there's never been a loss, there's never been a combat fatality on the border. और अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। आज सुबह निशानेबाजी में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के टीम वर्ग में भारतीय टीम ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। सिफत कौर, समरा और आशी चौक से और मानिनी कौशिक की तिकड़ी ने देश के लिए ये रजत पदक जीता। सिफत कौर और आशी ने व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सिफत कौर ने क्वालिफाइंग में जहां दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं आशी ने छठे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज अंतिम मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। पहले 2 वनडे जीतकर भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना चुकी है। भारतीय टीम तीसरा वनडे जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी।
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली जीत की तलाश में है। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम ने कई प्रमुख खिलाड़ियों के बिना ही पिछले दोनों मैच जीते हैं। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो रही है। इन खिलाड़ियों को पहले 2 वनडे में आराम दिया गया था, वहीं तीसरे वनडे में शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को आराम देने का फैसला किया गया है। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज सभी मैच विनर साबित हुए हैं। और अब खबरें देखिए सिने जगत से फटाफट अंदाज में। सलमान खान और कटरीना की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 के ट्रेलर का इंट्रो आज लॉन्च किया जाएगा। इस इंट्रो में सलमान एक इंपोर्टेड मैसेज देते नजर आएंगे। शीलादित्य बोरा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म भगवान भरोसे का ट्रेलर सामने आ गया है। फिल्म 13 अक्टूबर को भारत सहित 6 देशों में रिलीज होगी। अभिनेत्री आलिया भट्ट की नई फिल्म जिगरा का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में वह पहली बार एक्शन अवतार में नजर आएंगी। ये फिल्म अगले साल सितंबर में रिलीज होगी। फिल्म निर्माण कंपनी सलमान खान फिल्म्स ने अलीजय की पहली फिल्म फर्रे का टीजर रिलीज कर दिया है। अलीजय के मामा सलमान ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। और अब हमारा खास सेगमेंट मिजाजे मौसम। भावना कहते हैं कि योग बनाए निरोग, और इसीलिए हम अपने नया सवेरा कार्यक्रम में हर दिन अपने दर्शकों को योग का एक सूत्र जरूर बताते हैं। बिल्कुल। और आज जिस योग सूत्र के लिए को सामने हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है शंख आसन के बारे में। चलते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास और मुझे और शहला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। एक सूत्र आता है कि सर्व रोग मलाश्रयः, सारे रोगों की जड़ मल है। अगर शरीर का मल बाहर नहीं निकलता तो हमें रोग घेर लेते हैं और रोगी शरीर सिर्फ और सिर्फ दुख भोगता है। सुबह उठ करके पेट साफ ना होना एक बहुत आम समस्या है। अक्सर लोग परेशान रहते हैं और हमें ये समझना होगा कि ये जैसे हम रोज़ भोजन करते हैं ऐसे ही रोज़ मल का विसर्जित होना, पेट साफ होना भी महत्वपूर्ण है। हालांकि अब लोग ये मानने लगे कि 3 से 4 दिन तक अगर स्टूल डिस्चार्ज नहीं होता तो वो नॉर्मल है, पर अगर हम योग पद्धति को देखें, यौगिक जीवन शैली को देखें तो ये नॉर्मल नहीं है। हमें प्रतिदिन हमारा पेट साफ होना चाहिए, प्रतिदिन हमारा स्टूल डिस्चार्ज होना चाहिए, हमारा पेट सुबह खाली होना चाहिए, मल का विसर्जन होना चाहिए। अगर आपका भी मल विसर्जित नहीं होता है सुबह, या आपके आंतों से जुड़ी हुई कोई समस्या है,
पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है या फिर अपच की प्रॉब्लम है, तो आपको करना है शंख आसन का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा, शंख यानी आंतें, तो हमारी आंतों को शुद्ध करता है शंख आसन। कैसे करते हैं शंख आसन? बहुत सरल है। हम उकड़ू बैठ जाते हैं शंख आसन के लिए, यानी इस प्रकार से अपने घुटनों पर उकड़ू आप इस तरह से आ जाइए। हमने उकड़ू बैठना छोड़ दिया, जिसके कारण घुटनों की समस्या भी होने लगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी होने लगी हैं। तो इस तरह से बैठना और दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देना। अब यहाँ आने के बाद आपको ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड से। कैसे? ऐसे ट्विस्ट करेंगे कि राइट घुटना लेफ्ट पंजे को छू जाए और आप लेफ्ट साइड से ट्विस्ट कर जाए। यहाँ आपके आंतों पर पड़ने वाले प्रभाव पर पूरा का पूरा ध्यान टिकाएंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड से ट्विस्ट करना ऐसे कि लेफ्ट घुटना राइट पंजे को छू जाए। सांस भरते हुए वापस, फिर से लेफ्ट साइड, वापस आ जाएं, राइट साइड, वापस आ जाएं। अब अपने पैरों को सामने फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्य। कम से कम 5 बार हम शंख आसन का अभ्यास करें। प्रातःकाल उठ करके, अगर आपका पेट साफ नहीं होता, नियमित योगाभ्यास में तो इसे ऐड करें ही करें। सुबह उठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और उसके तुरंत बाद आप इसका अभ्यास कीजिए 5 बार, तो आप देखेंगे कि जमा मल भी बाहर निकलने लगेगा। आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करें, आप अपनी डाइट में फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करें, आप अंजीर का सेवन ज़रूर करें, आप पानी खूब पिएं और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें।